ठीक है। तो जैसे ये वाला है, ये है आपका ये वाला कोयल, मैग्नेट फील्ड यहाँ है ना, मैग्नेट फील्ड यहाँ है, ओके कोई दिक्कत नहीं। और इसका एरिया वेक्टर तो छोड़ो अभी यहाँ पे, हाँ एरिया वेक्टर भी हम यही मान लें, हैं फॉर एग्जांपल मान लेते हैं अभी ये ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है। अभी फ्लक्स कितना है, मैक्सिमम फ्लक्स, अभी मैक्सिमम फ्लक्स है और 0 डिग्री है ना। तो बी वेक्टर यही, ए वेक्टर यही, ए वेक्टर भी, तो फ्लक्स हो गया मैक्सिमम, फ्लक्स हो गया मैक्सिमम, मैं हवा ना, फ्लक्स हो गया मैक्सिमम, ठीक है, फ्लक्स हो गया मैक्सिमम, फ्लक्स हो गया मैक्सिमम। अब ये ऐसे घूम रहा है तो क्या हो रहा है, फ्लक्स घट रहा है, फ्लक्स घट रहा है। जब यहाँ पहुंचेगा यहाँ पर इस वाले पॉइंट पर तो फ्लक्स हो जाएगा 0, देखो यहाँ पे मैक्सिमम है और यहाँ पे हो गया 0। तो यहाँ पे इस वाले केस में मैं थोड़ा सा ऐसा होना, इस वाले केस में मैग्नेटिक फील्ड तो ऐसे है और एरिया वेक्टर हमारी तरफ, एरिया वेक्टर हमारी तरफ हो गया, ऐसे है मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है और ये घूम के ऐसे आ गया तो एरिया वेक्टर ऐसे हो गया। अच्छा अब देखो यहाँ पे मेन इंपॉर्टेंट बात है करंट की, कि करंट कैसा आएगा। जब यहाँ से यहाँ घूम रहा है तो करंट की डायरेक्शन है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड अभी ऐसे है यहाँ की तरफ, तो यहाँ की तरफ है तो इसमें जो करंट आएगा वो ऐसा आएगा, जो अपना खुद का मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में बना है तो करंट आएगा ऐसे, है ना, तो करंट आएगा वो ऐसे आएगा, है ना। तो मैं यहाँ बनाता हूँ, करंट आएगा ऐसे, यानी मान लो पॉइंट है ए, इसको बोलते हैं पी क्यू आर एस, करंट आएगा ऐसे, करंट आएगा ऐसे, है ना। और जो करंट आएगा ना उसका एरिया वेक्टर भी ऐसे ही बनेगा, जो करंट आएगा, करंट का भी तो एरिया वेक्टर होता है, एरिया वेक्टर ऐसे ही बनेगा, एरिया वेक्टर बोल दो। और करंट है तो इसको हम मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट भी तो बोल सकते हैं। याद करो एक करंट कैरिंग लूप है, तुमने तो अभी स्कूल में भी पढ़ा है, ए बी सी डी करंट कैरिंग लूप है, उसमें करंट फ्लो कर रहा है तो उसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है, करंट कितना फ्लो कर रहा है इनटू में एरिया वेक्टर, तो ये भी तो करंट फ्लो कर रहा है, इंड्यूस करंट है और इसकी वजह से एरिया वेक्टर भी है, तो इसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट भी होगा और मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट वही होता है जो एरिया वेक्टर डायरेक्शन में, यानी मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट भी इसी डायरेक्शन में होगा। और याद करो टॉर्क का कंसेप्ट, ये टॉर्क का कंसेप्ट याद करो, टॉर्क का कंसेप्ट मान लो एक कॉइल है, मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में, एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में, तो टॉर्क क्या चाहता है, इसको ऐसे डायरेक्शन में घुमाना चाहता है। तो अभी तो मैग्नेटिक जो करंट आया, इंड्यूस करंट आया, वो इंड्यूस करंट ऐसा आया है तो उसका मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, सॉरी हाँ, और उसका मैग्नेटिक मूवमेंट भी ऐसे है और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है। जब हम इसको ऐसे घुमा रहे हैं तो फ्लक्स घट रहा है, हम कहेंगे फ्लक्स घटने की वजह से इंड्यूस करंट आया, और वो इंड्यूस करंट इस फ्लक्स को घटने से रोकेगा। तो तुम देख रहे हो करंट ऐसे आ रहा है तो करंट का मैग्नेटिक मूवमेंट ऐसे आ रहा है और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, तो क्या ये करंट की वजह से जो मैग्नेटिक मूवमेंट आया वो मैग्नेटिक मूवमेंट इस कोयल पर एक टॉर्क जनरेट करेगा और वो टॉर्क ऐसे घुमाने की कोशिश करेगा, क्योंकि मैग्नेटिक मूवमेंट की डायरेक्शन है, वो इसको ऐसे घुमाने की कोशिश करेगा। तो मतलब हमें इस टॉर्क के अगेंस्ट वर्क करा के इसको घुमाना पड़ेगा। तो जो हम कहते हैं ना कि इलेक्ट्रिक करंट आया और आया, इलेक्ट्रिक करंट कहाँ से आया, जो हमने एक्सटर्नल फोर्स लगा के इसको घुमाया है ना। भाई फोर्स लगाने की जरूरत क्यों पड़ी, वो इसलिए जरूरत पड़ी क्योंकि ऐसे टॉर्क लग रहा है, मतलब हम इसको ऐसे घुमा रहे हैं ना तो अपोजिट डायरेक्शन में टॉर्क लग रहा है, उस टॉर्क के अगेंस्ट हम वर्क कर रहे हैं, उस टॉर्क के अगेंस्ट वर्क डन करा रहे हैं। और जो वर्क डन हम करा रहे हैं, जो एनर्जी हमारी खर्च हो रही है वर्क डन, वो एनर्जी इसके अंदर करंट पैदा कर रही है, जो वो एनर्जी इसके अंदर करंट पैदा कर रही है। समझ आ रही बात, वो एनर्जी इसके अंदर करंट पैदा कर रही है। यानी यहाँ पे हम इसको ऐसे घुमा रहे हैं, हम इसको ऐसे घुमा रहे हैं, हम इसको ऐसे घुमा रहे हैं ऐसे, तो मतलब हम इस पर टॉर्क जो लगा रहे हैं
टॉर्क की डायरेक्शन ऐसे ही वही, लेकिन हम इसको ऐसे घुमा रहे हैं तो हम ऐसा समझ सकते हैं कि टॉर्क की डायरेक्शन ऐसे है हमारे लिए। तो हमारी जो टॉर्क की डायरेक्शन है वो ये ऐसे है, एक्सटर्नल टॉर्क हमारा, जो हमारा टॉर्क है वो ऐसे है, इसको ऐसे घुमा। लेकिन इसके अंदर जो मैग्नेटिक टॉर्क आ रहा है, करंट की वजह से मैग्नेटिक मूवमेंट है, उस मैग्नेटिक मूवमेंट, वो मैग्नेटिक मूवमेंट अपने आप को मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन रखना चाह रहा है। तो ये जो मैग्नेटिक टॉर्क आया वो आया है ऐसे, वो आया है ऐसे। जैसे हमने घुमाने की कोशिश करी, मैग्नेटिक टॉर्क आ गया इस डायरेक्शन में, तो हमें इस टॉर्क के अगेंस्ट वर्क डन कराया है, वो वर्क डन इसके अंदर इलेक्ट्रिक एनर्जी प्रोड्यूस करके दे रहा है। समझ आ रही है बात? चेक करो और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आ जाओ, अब यहाँ पे आ गए, यहाँ से कहाँ पहुंचेंगे, यहाँ पर, यहाँ से पहुंचेंगे यहाँ पर। यहाँ पर देखो फ्लक्स क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। ये वाली कहानी वो है ऐसे, ये वाली कहानी ऐसे। और करंट कैसे फ्लो कर रहा था इसमें, हम ऐसे मैग्नेटिक मूवमेंट की डायरेक्शन, एरिया वेक्टर डायरेक्शन में, है ना, यानी ऐसे, है ना। तो ये वाला पॉइंट था P, ये वाला पॉइंट था Q, ये वाला पॉइंट था R, ये वाला पॉइंट था S। तो करंट फ्लो कर रहा था P से Q, Q से R, R से S, ये करंट फ्लो कर रहा था। करंट ऐसे फ्लो कर रहा था, है ना, पहले ऐसे था तो करंट ऐसे फ्लो कर रहा था। ठीक है, समझ आ रही बात? ओके। अब इसको हमने आगे जाके ऐसे घुमा दिया, ऐसे पहुंच गया था सर, शुरुआत यहाँ से हुई थी, यूं करके यहाँ पहुंचा, अब ये यहाँ पहुंच रहा है। तो एरिया वेक्टर ही चिपका पड़ा है इसके साथ। हाँ, मतलब 180 डिग्री हो गया माइनस। हाँ, मैग्नेट फील्ड ऐसे और एरिया वेक्टर ऐसे, तो फ्लक्स हो गया नेगेटिव। ये रहा केस, ये रहा माइनस एन बी, फ्लक्स हो गया माइनस एन बी, यानी यहाँ पर पहुंच गया। यहाँ पर मैं कैसे बनाऊँ, हाँ ऐसे बनाएंगे, देखो थोड़ा सा आगे बनाते हैं इसको, ऐसे ऐसे ऐसे। ठीक है, तो अब आगे ऐसे, कौन सा, एरिया वेक्टर, और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर है ऐसे। सर जो एन वेक्टर है वो किस, अब ये देखेंगे, वही चेक करेंगे। तो जब यहाँ पर है 0 डिग्री, ये तो हमारा वो वाला एरिया वेक्टर जो हमने माना है, ये तो हम, ये तो एरिया वेक्टर वो वाला है, मतलब वो वाला नहीं, करंट वाला नहीं है। एक करंट की वजह से होता है मैग्नेटिक मूवमेंट वेक्टर, वो हम ऐसे निकालते हैं कि करंट की डायरेक्शन में थंब रखो और तब एरिया वेक्टर निकलता है। एक एरिया वेक्टर में ऐसे ही मान लेते हैं, मान लो फ्लक्स निकालना है, अब फ्लक्स की डायरेक्शन मान लो अंदर की तरफ, तो हम उसी डायरेक्शन में एरिया वेक्टर मान लेते हैं। मान लो फ्लक्स की डायरेक्शन यहाँ की तरफ, तो हम यहाँ एरिया वेक्टर मान लेते हैं। एरिया वेक्टर होता है परपेंडिकुलर टू द प्लेन, चाहे ऐसे मान लो चाहे ऐसे मान लो, तो उसमें तो एरिया वेक्टर कुछ भी मान सकते हैं जब फ्लक्स निकालते हैं। तो जो फ्लक्स निकालते हैं तो जब जो एरिया वेक्टर मानते हैं वो वाला है, बीच में क्वेश्चन में थोड़ी बदल सकते हैं। शुरुआत में हमने ऐसे माना था, अब घूम के यूं पहुंच गया, अब ऐसे थोड़ी मैं फ्लक्स यहाँ पर है तो मैं इसको एरिया वेक्टर मान लूंगा, अब तो वही सेम रहेगा, तभी तो फ्लक्स नेगेटिव हो गया यहाँ पे। और एक एरिया वेक्टर ये वाला है कि भाई जब इसमें इंड्यूस करंट आएगा और इस इंड्यूस करंट की डायरेक्शन में हम थंब रखेंगे, वो सॉरी फिंगर्स रखेंगे, तो जो थंब एरिया वेक्टर देगा वो वाला एरिया वेक्टर है। फिर समझ आ रही बात, ये वो वाला एरिया वेक्टर है। तो मे बी जो हमने एरिया वेक्टर माना है वो, और जो इंड्यूस करंट आएगा उसके वजह से जो एरिया वेक्टर है वो मे बी सेम हो, मे बी अलग हो, वो तो देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे आ जाओ, ये वाला एरिया वेक्टर वो जो हमने फ्लक्स के लिए माना था। अब मैग्नेट फील्ड 0 है फिलहाल, ये वाला केस मैग्नेट फील्ड 0, क्योंकि मैग्नेट फील्ड ऐसे, एरिया वेक्टर बाहर, है ना, और तो एरिया वेक्टर और मैग्नेट फील्ड के बीच का एंगल 90, फ्लक्स 0। ये वाला कौन सा फ्लक्स है, ये वाला फ्लक्स 0 वाला है। और ये हो गया फ्लक्स मैक्सिमम है पर नेगेटिव, नेगेटिव मैक्सिमम फ्लक्स, नेगेटिव मैक्सिमम फ्लक्स है। ठीक है, तो ये वाला देखो, और अब ये घूम के यहाँ आ गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। एरिया वेक्टर कहाँ की तरफ, यहाँ की तरफ, मैग्नेट फील्ड यहाँ की तरफ। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, शाबाश। अब ये आया एरिया वेक्टर। अब यहाँ से यहाँ देखते हैं, यहाँ से यहाँ से क्या फ्लक्स बढ़ा है, हाँ। पहले मैग्नेट फील्ड ऐसे थे, घटा 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 0 हो गया, और अब फ्लक्स बढ़ा है पर नेगेटिव डायरेक्शन, अंदर की तरफ फ्लक्स बढ़ा है ऐसे।
ऐसे फ्लक्स बढ़ा है, अंदर की तरफ बढ़ रहा है तो करंट कैसा आएगा? इसको अपोज करने वाला। तो कैसा आएगा बताओ? इधर की साइड आएगा, इधर की तरफ उसका मैग्नेटिक मोमेंट होगा, तो ऐसा आएगा, ऐसे आएगा ना, ऐसे, है ना, एंटी। और अगर करंट ऐसा आएगा तो उसका मैग्नेटिक मोमेंट भी यही होगा, मतलब एरिया वेक्टर भी यही होगा जो हमने ओरिजिनल माना फ्लक्स के लिए, है ना। तो यही होगा, मतलब ऐसे आएगा, ऐसे आएगा, यानी ऐसे, बोलो, है ना। और ये एरिया वेक्टर वही है जो ये वाला है, कोई अलग नहीं हुआ। मतलब जो हमारा करंट की वजह से जो एरिया वेक्टर है, या करंट की वजह से जो मैग्नेटिक मोमेंट का वेक्टर है वो, और जो हमारा ओरिजिनल एरिया वेक्टर है जो फ्लक्स के लिए हमने माना था वो अभी भी सेम ही डायरेक्शन में। तो यहाँ पे अगर ये ऐसा ही है, ये ऐसा ही है, तो हमारा, अच्छा इसको देखो, शुरुआत में हमने पी क्यू लाइन कौन सी मानी थी? ये वाली, ये पी क्यू थी और एरिया वेक्टर ऐसे था, और अब ये घूम के ऐसे पहुंच गया। ये वाला पी पॉइंट था, ये वाला क्यू पॉइंट था, मतलब ये वाला, ये पी और क्यू, ये ऐसे था, ये पी ये क्यू, ऐसे पी और क्यू, घूम के यहाँ पहुंचा, फिर पी क्यू यहाँ पहुंच गया, और अब घूम के यहाँ पहुंच गया, पी क्यू अंदर पहुंच गया, पीछे पहुंच गया, मतलब ये पी क्यू और एस आर, तो ये हो गया, है ना। पहले भी करंट देखो कहाँ से कहाँ था, पी से क्यू, क्यू से आर, आर से एस, एस से पी। अभी भी करंट पी से क्यू, क्यू से आर से एस, एस से पी। अभी भी करंट पी से क्यू, क्यू से आर से एस, एस से पी। क्या यहाँ से यहाँ तक करंट की डायरेक्शन चेंज हुई है? नहीं हुई है। देखो करंट की डायरेक्शन यहाँ से यहाँ तक यही है ना, करंट की डायरेक्शन, वैल्यू बदल रही है। यहाँ पे करंट की वैल्यू 0, फिर यहाँ से यहाँ पे करंट की वैल्यू बढ़ी, है ना, यहाँ पर, और फिर उसके बाद वैल्यू घटी है। मतलब यहाँ से यहाँ तक करंट की वैल्यू तो है, पर वो बढ़ रही है और घट रही है, बढ़ रही है और घट रही है। बढ़ने का मतलब यहाँ पे मान लो शुरुआत में 0 थी, फिर अभी भी वही डायरेक्शन में, फिर बढ़ते बढ़ते मान लो 2 एम्पियर हो गई, फिर अभी भी वही डायरेक्शन में, पर घटते घटते 0 हो गई। तो यहाँ से यहाँ केस में सेम डायरेक्शन में, पर करंट की वैल्यू बढ़ रही और घट रही है, बढ़ और घट रही है, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो इसलिए होता है क्योंकि फ्लक्स का चेंज हर बार सेम नहीं होता। शुरुआत में क्या है, शुरुआत में मैक्सिमम फ्लक्स था, तो थोड़ा सा घुमाया तो उतना फ्लक्स चेंज नहीं हुआ, और आखिरी में क्या था, आखिरी में मान लो थोड़ा मतलब फ्लक्स था ठीक ठाक, और थोड़ा सा घुमाया फ्लक्स 0 हो गया, तो फ्लक्स का चेंज बड़ा आ गया, है ना। तो ये वाला केस है, शुरुआत में थोड़ा सा चेंज करा तो फ्लक्स चेंज हुआ नहीं, तो ईएमएफ कम आया, तो लगभग 0 पोटेंशियल, 0 करंट आया। और यहाँ वाले केस में क्या हुआ, ये मैं पूरा बताऊंगा इसको चलो मैथ से भी बता देंगे, वैसे बता देंगे। यहाँ पर देखो, यहाँ पे एक्चुअल में ग्राफ ऐसे होता है, ऐसे थोड़ा सा, ऐसे थोड़ा सा, मतलब यहाँ पर क्या है, फ्लक्स मैक्सिमम, थोड़ा सा आगे बढ़े तो फ्लक्स थोड़ा सा चेंज हुआ है, तुम देख रहे हो, यहाँ पे है ओरिजिनल शुरुआत में, और यहाँ से थोड़ा सा नीचे आया है, यहाँ पर था तो शुरुआत में इतना, और थोड़ा सा नीचे आया है, तो फ्लक्स का चेंज बहुत कम है, बहुत कम है, तो फ्लक्स के चेंज से पोटेंशियल डिफरेंस बनता है, वही बताते हैं, चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन चेंज इन टाइम। पोटेंशियल डिफरेंस का चेंज बहुत कम है, तो ईएमएफ क्या आएगा, ईएमएफ क्या होता है, माइनस डी फाई अपॉन डी टी। अगर ये डी फाई बहुत कम है, तो ईएमएफ क्या आएगा, बहुत कम, तो इसलिए शुरुआत में ईएमएफ 0 है ना। यहाँ पे देखो, यहाँ पर थोड़ा सा अगर मैं पीछे जाऊँ तो यहाँ पर फ्लक्स इतना है, यहाँ पे फ्लक्स इतना है, ये देखो, ये इस टाइम पर, और जैसे मैं यहाँ पहुंचा तो फ्लक्स अचानक से 0 हो गया, तो फ्लक्स का चेंज खूब था, फ्लक्स का चेंज बड़ा है, फ्लक्स का चेंज ज़्यादा है तो मतलब पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा होगा, फ्लक्स का चेंज ज़्यादा है उतना ही टाइम के लिए, मतलब मैंने उतना ही गैप यहाँ लिया टाइम में, ये टाइम है, मान लो यहाँ से यहाँ टाइम है 0, t इक्वल टू 0 पर कितने स्पीड से घूम रहा है वो, ओमेगा से घूम रहा है वो, ओमेगा का मतलब कितने एंगल घूम रहा है पर सेकंड, वही है ओमेगा क्या है, एंगल कितने घूम रहा है पर सेकंड, एंगल पर सेकंड, ये कह लो एंगल, कितना एंगल पर सेकंड घूम रहा है,
ठीक है, तो ओमेगा से घूम रहा है, हमें पूछना है भाई 90 डिग्री कितने टाइम में घूम जाएगा, यही तो 90 डिग्री, 90 डिग्री पाई बाई 2 कितने टाइम में घूम जाएगा, है ना। तो हमें पता है ओमेगा बराबर होता है थीटा अपॉन टी, तो यहाँ से मैं टाइम निकालूँ तो थीटा अपॉन ओमेगा, ये वाला फॉर्मूला वैसे ही है, स्पीड बराबर देखो, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम, वैसे टाइम निकालते हैं डिस्टेंस अपॉन स्पीड, है ना। तो हम क्या चाह रहे हैं, कितने टाइम में पाई बाई 2 एंगल घूमने में कितना टाइम लगा, मान लो ओमेगा, तो यही तो है टाइम, यहाँ तक पहुँचने का टाइम, है ना। इसको फील करें, जैसे मान लो ओमेगा की वैल्यू है पाई बाई 2 रेडियन पर सेकेंड, रेडियन पर सेकेंड, तो पाई बाई 2 घूमने में उसको 1 सेकंड लगता है, यानी 90 डिग्री घूमने में 1 सेकंड लगता है, 360 डिग्री घूमने में 4 सेकंड, 4 सेकंड, 90 डिग्री घूमने में 1 सेकंड, तो 360 डिग्री घूमने में 4 सेकंड, ठीक है। तो टाइम आ जाएगा, मैंने इस वाले फॉर्मूले से करता हूँ, थीटा अपॉन ओमेगा, थीटा क्या है, कितना एंगल घूमने निकालना चाह रहा हूँ, पाई बाई 2, और ये घूम कितनी स्पीड से रहा है, पाई बाई 2 से, कट जाएगा, आंसर क्या जाएगा 1 सेकंड, क्योंकि 1 सेकंड घूमने में, मान लो मैं निकालना चाह रहा हूँ, बताओ 360 डिग्री में घूमने में कितना टाइम लगेगा, तो थीटा की जगह रखूंगा 2 पाई एंगल घूमने में, और कितनी स्पीड से घूम रहा है, इससे घूम रहा है पाई बाई 2 से, तो ये हो जाएगा पाई से पाई कट जाएगा, 2 ऊपर जाएगा 4 सेकंड। तो इसलिए ये वाला जो फॉर्मूला है ये बताएगा हमें कि 90 डिग्री घूमने में कितना टाइम लिया उसने, में 180 डिग्री घूमने में कितना टाइम लिया, तो मतलब t इक्वल टू 0 पर यहाँ पर है, और ये कहेंगे हम पाई बाई 2 है ना, तो t इक्वल टू थीटा बाय ओमेगा, थीटा कितना है पाई बाई 2, तो हम लिखेंगे पाई बाय 2 ओमेगा, तो यहाँ पर कितने टाइम में पहुंचेगा, पाई बाय 2 ओमेगा, 2 ओमेगा, पाई बाय 2 ओमेगा, पाई बाय 2 ओमेगा का जो आंसर आएगा वो 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, या 0.1 सेकंड, 0.001 सेकंड वो आएगा। तो यहाँ पे पाई की वैल्यू रखो, सॉरी पाई की वैल्यू पाई रहने दो, ओमेगा की वैल्यू रखो, जैसे ओमेगा की वैल्यू रखोगे यहाँ पे टाइम आ जाएगा 1 सेकंड, 2 सेकंड, जो भी है। ये कितना आएगा बताओ, ये वाला टाइम कितना है बताओ, ये आएगा टाइम बराबर सीधा पाई बाय ओमेगा, अरे टाइम का फॉर्मूला क्या है, थीटा बाय ओमेगा, थीटा कितना है पाई, और कितनी स्पीड से घूम रहा है, ओमेगा स्पीड से, एंगुलर स्पीड से, ये वाला टाइम क्या आएगा, टी इक्वल टू 3 बाय पाई 2 ओमेगा, और ये वाला फॉर्मूला आएगा 2 पाई बाय ओमेगा, ठीक है। तो ये है, तो अब मैं ये कह रहा हूँ, मैंने उतना ही टाइम यहाँ लिया, और उतना ही टाइम देखो, टाइम गैप देखो ये, और उतना ही टाइम मान लो मैंने यहाँ लिया, इतने टाइम में फ्लक्स का चेंज देखो यहाँ पे बहुत कम है, देखो यहाँ पे फ्लक्स का चेंज कितना, ये ऐसे ग्राफ है, यहाँ पे फ्लक्स है ये इतना, और t इक्वल टू 0 पे फ्लक्स है इतना, फ्लक्स का ये है ना, ये दिस इज फ्लक्स, t इक्वल टू 0 पे फ्लक्स इतना है, और t इक्वल टू ये वाला टाइम जो भी टाइम लिया इस टाइम पे भी फ्लक्स लगभग उतना ही है, तो फ्लक्स का चेंज बहुत कम है, फ्लक्स का चेंज बहुत कम है, तो पोटेंशियल डिफरेंस 0 आएगा। तो इसलिए शुरुआत में पोटेंशियल डिफरेंस देखो, ये रहा, शुरुआत में पोटेंशियल डिफरेंस बहुत कम है, बाद में क्या हो रहा है देखो, यहाँ से आता है उतना ही टाइम गैप यहाँ लिया, ये इस वाले पॉइंट पे फ्लक्स इतना है, और इस वाले पॉइंट पे फ्लक्स कितना हो गया 0, तो फ्लक्स का चेंज कितना है, इतना आया ना, इतना था इतना हो गया 0 हो गया, तो फ्लक्स का चेंज बड़ा चेंज है, बड़ा चेंज है तो पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा आएगा, तो इस वाले टाइम पर देखो पोटेंशियल डिफरेंस मैक्सिमम है, क्योंकि ये सबसे मैक्सिमम फ्लक्स का चेंज आया, और इसी वाले टाइम पर करंट भी मैक्सिमम है, करंट की वैल्यू चेंज हो रही लगातार, क्यों, क्योंकि फ्लक्स कॉन्स्टेंटली चेंज नहीं हो रहा, अलग अलग एंगल से चेंज हो रहा है, यहाँ एंगल ये है, यहाँ एंगल ये है, यहाँ एंगल ये है, d∅/dt क्या है, स्लोप ही तो है, तो शुरुआत में स्लोप 0 है, स्लोप 0 तो पोटेंशियल डिफरेंस 0, पोटेंशियल डिफरेंस 0 तो करंट 0, यहाँ थोड़ा स्लोप बढ़ गया यहाँ, और सबसे मैक्सिमम स्लोप यही है, मैक्सिमम स्लोप है तो इसलिए यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस और करंट मैक्सिमम है, फिर यहाँ पे पहुँचो देखो स्लोप 0 हो गया, यहाँ स्लोप 0 हो गया तो करंट भी 0 हो गया, पोटेंशियल, यहाँ पे देखो स्लोप सबसे मैक्सिमम है, मैक्सिमम स्लोप है, यहाँ पे करंट और वो भी मैक्सिमम है ना, लेकिन यहाँ पर ध्यान से देखो तो तुम यहाँ पे स्लोप पॉजिटिव है, यहाँ क्या स्लोप पॉजिटिव,
और हमारा करंट होता है या पोटेंशियल डिफरेंस होता है माइनस डी फाई अपॉन डी टी। अरे यही तो होता है फॉर्मूला। यस सर। स्लोप पॉजिटिव और एक और माइनस लगा दो तो माइनस में आएगा, तो इसलिए हमारा ई भी माइनस में। यहाँ पे स्लोप फिर से जीरो हो गया, स्लोप जीरो हो गया तो हमारा करंट भी जीरो हो गया, पोटेंशियल। यहाँ वाला देखो, ये वाला स्लोप जो है, ये वाला सर स्लोप यहाँ पे मैक्सिमम नहीं हुआ। कहाँ पे? यहाँ पे, ऊपर वहाँ पे बता रहे यहाँ पे। हाँ यहाँ स्लोप देखो ना तुम, ग्राफ ऐसे ऐसे, स्लोप ऐसे आएगा, स्लोप ऐसे तो स्लोप जीरो, स्लोप जीरो तो करंट जीरो। देखो ये वाला और ये वाला सेम ही तो है। यहाँ पे देखो, यहाँ स्लोप ऐसे है मैक्सिमम, स्लोप ऐसे तो एंगल 90 डिग्री से बड़ा है ना। ग्राफ को ध्यान से देखो तो ऐसे ऐसे ग्राफ है, तो इसका स्लोप भी ऐसे आएगा, थोड़ा सा ऐसे ऐसे स्लोप आएगा 90 डिग्री से बड़ा, और 90 डिग्री से बड़ा मतलब स्लोप नेगेटिव, नेगेटिव और स्लोप नेगेटिव और बाहर एक और नेगेटिव, तो नेगेटिव पॉजिटिव, इसलिए ईएमएफ यहाँ पर पॉजिटिव आया है। और सबसे मैक्सिमम स्लोप है इसलिए ईएमएफ की वैल्यू मैक्सिमम, करंट की वैल्यू मैक्सिमम, इसलिए ये ग्राफ ऐसा आया है। ठीक है, और भी इसमें बताऊंगा, अभी उसमें टॉर्क वाला बताऊंगा, 1 मिनट रुक जाओ बस। हाँ पॉज कर रही है क्योंकि भाई फ्री में थोड़ी मिलता है सब कुछ, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है। अगर तुम्हें इलेक्ट्रिक एनर्जी मिल रही है तो पीछे कोई ना कोई एनर्जी तो है जो कन्वर्ट हो रही है। अरे तो प्राइम एग्जांपल है, बच्चों को बोल दिया जाता है एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, रटवा दिया जाता है। एप्लीकेशन, अरे एप्लीकेशन चल रही है उसकी, एकदम रियल लाइफ एग्जांपल यही तो है कि हम इसको घुमा के अपनी एनर्जी खर्च कर रहे हैं। भाई वर्कडन कर रहे हैं, वर्कडन करने के लिए एनर्जी कहाँ से आ रही है? हमने जो खाना खाया, एटीपी वगैरह कंज्यूम करी है, उससे जो हमें एनर्जी मिली है, उस एनर्जी का यूज करके हम इसको घुमा रहे हैं। तो हमारी एनर्जी, वर्कडन है क्या? वर्कडन क्या है? वर्कडन हमारी एनर्जी को जिस बॉडी पर वर्कडन किया जा रहा है उस बॉडी पर ट्रांसफर कर देता है। हमारी एनर्जी होती है, हम वर्कडन करते हैं तो हमारी एनर्जी को ट्रांसफर कर देता है दूसरी बॉडी पर। सर इसी काम कोई मतलब नॉन लिविंग थिंग करे तो? हाँ नॉन लिविंग कैसे मतलब? मशीन टाइप में करे तो? मशीन टाइप में मतलब जैसे आप कह रहे हैं कि प्लेट हम घुमा रहे हैं, हाँ, अब इसको जगह अब मान लो कोई चीज घुमा रही है, कोई दूसरी चीज घुमा रही है, मशीन घुमा रही है, तो मशीन भी तो बैटरी वगैरह कुछ हो, या फिर वो भी एनर्जी है ना, या फिर इसको घुमाने के लिए क्या करते हैं, ऊपर से पानी गिराते हैं, तो पानी के पास पोटेंशियल एनर्जी होती है। ऊंचाई पर रहता है तो पोटेंशियल एनर्जी रहती है, नीचे आता है तो वो पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है काइनेटिक एनर्जी में, वो काइनेटिक एनर्जी से घूमता है, तो वो एनर्जी इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, तो मतलब जैसे हम इसको घुमा रहे हैं, तो हमारा वर्कडन इसमें जा रहा है, हमारी एनर्जी इसके अंदर जा रही है, किसके वजह से? वर्कडन की वजह से। वर्कडन तो एक क्या बोलते हैं, कैरियर का काम कर रहा है। हाँ, कैरियर का काम कर रहा है, हमारी एनर्जी को यहाँ पहुंचाने का काम कर रहा है। जैसे उसमें था सेल वाले में, सेल से एनर्जी उठा के रजिस्टर तक ले जाने का काम कर रहा था इलेक्ट्रॉन, बस कैरियर का काम कर रहा था। वैसे एक वर्कडन एक टूल है जो हमारी एनर्जी को यहाँ ट्रांसफर कर रहा है, तो वो एनर्जी इसमें कन्वर्ट होके इलेक्ट्रिक एनर्जी में मिल जा रही है ना। अच्छा, फिर क्वेश्चन आता है शुरुआत में एनर्जी कहाँ से मिली? भाई टॉर्क तो तभी लगा होगा जब इसके अंदर करंट आया होगा, और करंट कैसा आया? करंट के लिए भी तो एनर्जी चाहिए। करंट आ रहा मतलब एनर्जी आ रही, तो वो कहाँ से आई? तो शुरुआत ये नहीं थी कि उसमें टॉर्क आया, शुरुआत ये थी हमने इसको घुमाने का, तो जो हमने धक्का मार के ऐसे घुमाया तो उसमें भी तो हमारी एनर्जी गई, उसकी वजह से घूमा तो वो एनर्जी की वजह से इसका करंट आया तो मैग्नेटिक मोमेंट वगैरह बना, और मैग्नेटिक फील्ड है यहाँ पर, तो उस पर टॉर्क आ गया, मैग्नेटिक टॉर्क, जो उसको आगे नहीं घूमने देना चाह रहा। ठीक है, ये पूरी कहानी है। तो यहाँ तक हो गया अपना। तो अभी तक कहानी ये थी, यहाँ तक पहुँच गए थे ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, और ये यहाँ पहुँच गए थे। ठीक है, यहाँ तक पहुँच गए। अब इसके बाद क्या था अगला? अब इसके बाद मैग्नेटिक फील्ड पीछे है, इसके अंदर से जा रही है, मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम है, फ्लक्स मैक्सिमम है, पर फ्लक्स नेगेटिव मैक्सिमम है, एरिया वेक्टर हमारा यहाँ की तरफ है, कोई बात नहीं। अब ये ऐसे घूमा, जब ये ऐसे घूमेगा तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस तो अभी अंदर से जा रही है, कम हो गई, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अंदर वाली कम होंगी, अंदर जाने वाली कम होंगी, और कम होते होते यहाँ हो जाएगा जीरो, यहाँ मैग्नेटिक फ्लक्स जीरो हो जाएगा, यानी ऐसे हो जाएगा।
तो मैं बिल्कुल ऐसे डायग्राम बनेगा यहाँ पर ऐसे डायग्राम बनेगा, और यहाँ पर मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा, जीरो। ये मैग्नेटिक फ्लक्स जीरो, मेरा फ्लक्स जीरो यहाँ पर, ये वाला डायग्राम। ठीक है, और एरिया वेक्टर हो जाएगा अंदर की तरफ। यहाँ एरिया वेक्टर बाहर की तरफ था, और यहाँ हो जाएगा एरिया वेक्टर अंदर की तरफ। दिस इज एरिया वेक्टर, दिस इज एरिया वेक्टर। अगर एरिया वेक्टर अंदर की तरफ है तो हमारा पी क्यू आर एस कैसे होगा? पी क्यू आर एस से निकाल सकते हैं। अरे ऐसा था, एक मिनट, ये वाला था ना, ये पी था, ये क्यू था, ये आर था, ये एस था, है ना, और ये अंदर चला गया, ये पी हो गया, ये क्यू हो गया, ये आर हो गया, एस हो गया, है ना। अब ये ऐसे हो गया, तो पी यहाँ पहुंच गया, यहाँ क्यू, यहाँ एस, यहाँ, है ना, तो यहाँ पहुंच गया अपना पी क्यू एस, यहाँ आर आएगा, यहाँ आर आएगा, ऐसे हो गया अपना पी क्यू आर एस। ठीक है, और ये हो गया अपना एरिया वेक्टर, और ऐसे हो गया। ठीक है, अब देखते हैं करंट की डायरेक्शन। करंट वो जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ जा रहा है। मैग्नेटिक फील्ड कहाँ जा रहा है? अंदर की तरफ। ठीक है, और वो घट रहा है तो इसको बढ़ाएगा इसी की डायरेक्शन में। हाँ, ये अंदर की तरफ ही बनेगा, मतलब ऐसे बनेगा। समझ आ रहा है कैसे बनेगा? देखो, मैग्नेटिक फील्ड कहाँ की तरफ है? अंदर की तरफ, और ये ऐसे घट घट के जीरो होने वाला है। तो क्या करें? तो करंट ऐसे आएगा। क्यों ऐसे क्यों आएगा? ताकि उसके वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो भी अंदर की तरफ बने, है ना। तो मतलब हमारा एरिया वेक्टर तो ऐसे इस बार, लेकिन जो करंट आएगा उस करंट का एरिया वेक्टर यहाँ की तरफ होगा। इस बार करंट का जो एरिया वेक्टर होगा वो यहाँ की तरफ होगा, है ना। मतलब हमारा एरिया वेक्टर ऐसा है ना, अंदर की तरफ, क्योंकि ये फाइनली ऐसे पहुँच जाएगा। और जो वो करंट आएगा, देखो एक और पेन देना, जो करंट आएगा उसका एरिया वेक्टर ऐसे रहेगा, एरिया वेक्टर ऐसे। ठीक है, समझ आया क्यों भाई? मैग्नेटिक फील्ड कहाँ की तरफ है? अंदर की तरफ, और अंदर वाली जाने वाली मैग्नेटिक फील्ड घट रही है। तुम देखो, अंदर जाने वाली मैग्नेटिक फील्ड घट रही है, घटती जा रही है। यहाँ से घूम आ रहे तो जीरो हो जाएगा। तुम बताओ कैसे करंट आएगा? सर ऐसे आएगा कि इसी डायरेक्शन में उसे सपोर्ट करे। हाँ, मतलब वो जो करंट आए उस करंट का मैग्नेटिक फील्ड अंदर की डायरेक्शन में बने। तो बताओ कैसा आएगा? ऐसे तो आएगा, ऐसा आएगा। और जो करंट अगर ऐसा आएगा तो क्या उसका एरिया वेक्टर या मैग्नेटिक मोमेंट वेक्टर ऐसे तो बनेगा? सर ये जब करंट आता है तो ये पूरा घूम जाता है। करंट जब आता है घूमते घूमते सर जैसे घूमते आ रहा है तो बिल्कुल परपेंडिकुलर आएगा एरिया वेक्टर। हाँ, तो मान लो इतना है इस टाइम पे, तो फिर उसका एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक एंगल बन जाएगा। हाँ बिल्कुल, एरिया मतलब शुरुआत में तो ऐसा है, शुरुआत में मान लो एरिया मैग्नेटिक मोमेंट वेक्टर ऐसा है, अभी घूम रहा है तो ऐसे हो जाएगा। और अब तुम देखो ध्यान से, क्या ये कौन सा वेक्टर है? ये हमारा वाला एरिया वेक्टर है जो हमने माना था। और ये कौन सा वाला है? जो करंट आया है उसके वजह से जो मैग्नेटिक मोमेंट वेक्टर या एरिया वेक्टर वो ही है। अब जैसे हम ये घुमा ऐसे हो जा रहा है। इस केस में मान लो इस वाले इंस्टेंट पर ये वो कौन सा है? एरिया वेक्टर है, ये मैग्नेटिक मोमेंट वेक्टर, और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे। क्या ये वाला मैग्नेटिक मोमेंट इस डायरेक्शन में मूव करना चाहेगा? यस सर। यानी टॉर्क लगेगा इसको उस पर। कौन सा टॉर्क? मैग्नेटिक टॉर्क। और हम इसको कैसे घुमा रहे हैं? ऐसे। हम इसको ऐसे घुमा रहे हैं, ऐसे, और इस पे लग रहा है मैग्नेटिक टॉर्क ऐसे। तो वो हमेशा अपोज करेगा, हमेशा फ्लक्स के चेंज का अपोज करेगा। समझ आ रही बात? तो यहाँ पे फ्लक्स का चेंज हो रहा है, बट फ्लक्स यहाँ पर है अंदर की तरफ, और अब जैसे जैसे हम यूँ घुमा रहे हैं तो फ्लक्स घट रहा है, अंदर वाला घट रहा है। तो फ्लक्स तो उसको बढ़ाने के लिए क्या कर रहा है? वो करंट ला रहा है, और वो करंट ऐसा ला रहा है कि वो करंट अपोजिट डायरेक्शन में टॉर्क है, ताकि हम इसको घुमा ना पाए। और वो करंट आता जा रहा है। क्यों आता जा रहा है? क्योंकि हम इसको लगातार घुमाते जा रहे हैं। कैसे लगातार घुमाते जा रहे हैं? हम लगातार इस पर ऐसे टॉर्क लगाते हैं, ऐसे टॉर्क लगा रहे हैं, ऐसे टॉर्क लगा रहे हैं, और ऐसे टॉर्क लगा रहे हैं। किसके अगेंस्ट? क्योंकि इसके अंदर जो करंट आ रहा है वो ऐसे टॉर्क लगा रहा है, इसको घुमाने देने से रोकने के लिए। तो उसके अगेंस्ट हम वर्कडन कर रहे हैं, और वही वर्कडन हमें करंट के रूप में मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जो करंट आएगा
यहाँ पे जो करंट आएगा उसका जो एरिया वेक्टर रहेगा, मैं उसको अब मैग्नेटिक मोमेंट वेक्टर बोल रहा हूँ, उसका जो मैग्नेटिक मोमेंट वेक्टर रहेगा वो डॉट रहेगा। यहाँ से यहाँ जब पहुंचेंगे तो मैग्नेटिक मोमेंट वेक्टर डॉट रहेगा। तो जो करंट आएगा, डॉट का मतलब बाहर की तरफ है ना, ये ऐसा है ना, ये घूम के ऐसे हो जाएगा और हमारा एरिया वेक्टर ये रहा। तो डॉट यानी बाहर की तरफ यानी कि उसका जो अंदर जो करंट आया वो ऐसे आया है बाहर की तरफ, क्या बोलते हैं थंब, तो करंट ऐसा है, करंट ऐसे यानी ये, करंट यानी ऐसे ये जैसे करंट ऐसा आया तो इसको सपोर्ट इस डायरेक्शन में कैसे सपोर्ट करेगा, इस डायरेक्शन में कैसे, आपने जब यहाँ से यहाँ घूमा तो ये करंट की डायरेक्शन चेंज हो गया, ऐसे हो गया, तो ये तो सपोर्ट ही नहीं कर पाएगा। जब सपोर्ट जब करता जब ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में होता नहीं, वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन यही था, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में शुरुआत में, फिर वो करंट एक्चुअल में तो जो कंसेप्ट बताया गया था कि वो लेंज लॉ का और इसका कि भाई करंट आता है और ऐसा आता है कि ताकि वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में सपोर्ट करे, वो इसलिए बताया गया था ताकि आप आसानी से डायरेक्शन निकाल सको। एक्चुअल कंसेप्ट ये है कि जो करंट आता है वो करंट की वजह से जो मैग्नेटिक मोमेंट आता है वो मैग्नेटिक मोमेंट या तो फोर्स लगाएगा या टॉर्क लगाएगा और उसको वापस से उस डायरेक्शन में घुमाने की कोशिश करेगा। एक्चुअल कंसेप्ट ये है कि ये वाला जो मैग्नेटिक मोमेंट आ रहा है ये टॉर्क लगा रहा है इस पर ताकि ऐसे चला जाए। और वो वाला पहली बार वो वाला कंसेप्ट एक्चुअली जो एक्चुअल कंसेप्ट है वो कब पढ़ा था, वो पढ़ा था हमने मोशनल ईएमएफ में। तुम्हें याद है जब वो मोशनल ईएमएफ में हमने रोड चलाई थी, तो फाइनली जब रोड पे फोर्स आया था, हम रोड ऐसे चला रहे थे, रोड पे फोर्स पीछे ला रहा था, तो वो एक्चुअल कंसेप्ट था। एक्चुअल कंसेप्ट था कि वो फोर्स इस पीछे इसलिए लग रहा था ताकि आप रोड को ना चला पाओ, या फिर अगर चलाओ तो उस फोर्स के अगेंस्ट वर्क डन करो, और तो वर्क डन करोगे तो हमारी एनर्जी ट्रांसफर होकर उसके अंदर चली जाएगी, वो एनर्जी हमें करंट के रूप में मिलती चली जाएगी। तो सेम यहाँ पर आ रहा है, सेम यहाँ पर है। तो जो मैग्नेटिक मोमेंट बन रहा है ये टॉर्क लगा रहा है इस डायरेक्शन में और हम घुमा रहे हैं अपोजिट डायरेक्शन में। तो इस टॉर्क के अगेंस्ट हमें वर्क डन करना है, वो वर्क डन इसके अंदर लगातार करंट के रूप में मिलता जा रहा है। ठीक है, तो ये आ गया करंट, ये यहीं पे बदलेगा डायरेक्शन, यहीं पे होगी चाहे चेंज डायरेक्शन। यहाँ से यहाँ तक तो सेम रही, पर यहाँ से यहाँ तक जब पहुंचेगा तो इसी इंस्टेंट पर डायरेक्शन चेंज होगी, इसी इंस्टेंट पर डायरेक्शन चेंज, डायरेक्शन चेंज का इंस्टेंट है ये वाला, ये वाला। यहाँ पे देखो करंट कहाँ से कहाँ, पी से क्यू, क्यू से आर, आर से एस, पी से क्यू है, और यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो पी से आर, हाँ सही बनाया हमने, हाँ ऐसे बनाया ना, वो है ना ऐसे, हाँ ऐसे बनेगा पी से, अच्छा हाँ यहाँ देखो एस से पी है और यहाँ पे भी पी से एस, हाँ यहाँ से एस से पी है और यहाँ पी से एस, पी से एस, और पी से क्यू देखे, हाँ यहाँ से देखो पी से क्यू और यहाँ क्यू से पी, बदल गई डायरेक्शन। और तुम इसमें देखो यहाँ से यहाँ तक ऊपर देखो इस पॉइंट पर, ये वाला पॉइंट है वो चेंज इन डायरेक्शन वाला, इससे जस्ट पहले तो डायरेक्शन पॉजिटिव थी और इसके जस्ट बाद डायरेक्शन नेगेटिव हो गई, तो ये वाला पॉइंट है, वाला यहाँ से यहाँ डायरेक्शन चेंज हो गई। और हमारा एरिया वेक्टर ये हमने माना था एरिया वेक्टर, और ये जो करंट आया उसका एरिया वेक्टर, इसको मैं एम वेक्टर लिख दूँ, ये होगा। मतलब जैसे इस पोजीशन में मैग्नेटिक टॉर्क किस तरफ लगेगा? मैग्नेटिक टॉर्क जब यहाँ से आएंगे ना, अगर मैं इसको बीच में बनाऊँ एक और डायग्राम, इसका एक और डायग्राम बनाऊँ बीच में, तो ऐसे बनेगा, क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो गई। देखो यहाँ से यहाँ तो सेम डायरेक्शन है, पर इसके जस्ट इंस्टेंट के बाद, जस्ट अगले इंस्टेंट में, मतलब ये वाला पॉइंट यहाँ पर है, ये वाला पॉइंट, इसके जस्ट इंस्टेंट के बाद डायरेक्शन बदल गई। तो अगर मैं वो वाला बनाऊँ यहाँ पर, वो जो बीच में गैप, बीच में जगह नहीं है इसलिए नहीं बना पा रहे, तो यहाँ बनाए, तो ये है आपका ऐसे, ये एरिया वेक्टर जो हमने माना था, और ये वाला वो एरिया वेक्टर जो आ जाएगा, है ना। तो इसकी वजह से जो ये था P, ये था S, ये था Q, ये है R, ये वही है, और डायरेक्शन हो जाएगी ऐसे, यस सर, डायरेक्शन हो जाएगी ऐसे। तो जब ये है ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड भी ऐसे, ये M वेक्टर वो वाला और ये एरिया वेक्टर वो वाला जो हमने माना था। अब जब ये घूम के ऐसे पहुंचेगा ना, इस वाले कंसेप्ट, इस वाले कंडीशन में पहुंचेगा,
यहाँ से ये वाला घूम के ऐसे तो पहुंचेगा। यस जब ये यहाँ से इस वाली कंडीशन में पहुंचेगा तो एम वेक्टर पे टॉर्क लगेगा इस तरफ, यानी मैग्नेटिक टॉर्क। तो यहाँ पर अगर हम देख के ध्यान से तो मैग्नेटिक टॉर्क ऐसे लगेगा, ताकि उसको बाकी फील्ड की डायरेक्शन में रख सके। पर हम तो इसको लगातार ऐसे घुमाते जा रहे हैं, तो इस टॉर्क के अगेंस्ट वर्क कर रहे हैं। ऐसे लग रहा है टॉर्क, हम घुमा रहे हैं ऐसे, ऐसे लग रहा है टॉर्क और हम घुमा रहे हैं ऐसे। अब जैसे इसमें आ गया पोजीशन में, तो क्या आ गया, इधर से ज्यादा आसानी होगी ना मैग्नेटिक टॉर्क लगने में। अभी ऐसे टॉर्क कम लगेगा फिर। कैसे मतलब? आप ऐसे इस पोजीशन में ऐसे। इस कौन सी, इस वाली पोजीशन में नहीं, इधर आ गया। और मतलब ये है हमारा एरिया वेक्टर, ये है जो आया था। हाँ बताओ। ये मैं ऐसे मान रहा था ना इसको, ये एरिया वेक्टर और ये मान रहे। हाँ बोल, उधर की साइड बोर्ड की तरफ हो गया। अब जब उधर की साइड करेंगे, अब ऐसे करेंगे। हाँ तो ये ज्यादा होगा, मैग्नेटिक डायरेक्शन में तो करना चाहता है। हाँ मैग्नेटिक ये आसानी होगी ना। एक मिनट हो जाओ, ये था ना वो, ये था। अब वो इस डायरेक्शन में करना चाह रहा है, देखो यहाँ पे ये ऐसे हो गया। अब वो उस डायरेक्शन में करना चाह रहा है ना, तो उस डायरेक्शन में, तो उस डायरेक्शन में करने से ऐसे तो ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन नहीं आ गया। अब ये वाला यहाँ पे कहाँ है? अब जब इसको इधर कर देंगे, जब ऐसे कर देंगे, हाँ, तो ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में आ गया। ये वाला नहीं है वो एरिया वेक्टर, ये है वो एरिया वेक्टर। ये तो वो वाला एरिया वेक्टर जो हमने माना था शुरुआत में। सही, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आएगी ये। हाँ नहीं आएगा ना, नहीं आएगा। ये है वो एरिया वेक्टर जो बना था मैग्नेटिक मूवमेंट की वजह से। ये वाला था, ये तो हमने माना था। तो ये तो दूर होके होके यहाँ पहुंच गया, 90 डिग्री बन गया। अब ये यहाँ पहुंच गया, पहुंच जाएगा। अब ये टॉर्क 0 हो जाएगा। ये वो वाला केस है, याद करो, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम वाला केस। डायपोल मूवमेंट ऐसे हो जाता था, मैग्नेटिक मूवमेंट एरिया वेक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड ऐसे हो जाता था 180 डिग्री वाला। और ये वाला स्टेबल इक्विलिब्रियम वाला केस, मैग्नेटिक फील्ड भी ऐसे, मैग्नेटिक मूवमेंट भी ऐसे। तो ये अभी 90 डिग्री बन गया। अब बेचारा वहीं जाऊं मैं, अब बेचारा वहीं जाऊं, अब बेचारा, अब यहाँ पे टॉर्क 0 हो जाएगा इस इंस्टेंट पर। ये वाला, ठीक है। तो ये है, हेलो, हाँ ठीक है। तो यहाँ तक पहुँच गया अपना, कहाँ तक पहुँच गया अपनी कहानी? यहाँ तक पहुँच गई है ना। करंट और फ्लक्स अपना 0 हो गया फिर से। ये था, ये ओरिजिनल एरिया वेक्टर, ये मैग्नेटिक मोमेंट आया था और ये घूम के यहाँ पहुँच गया, है ना। मैग्नेटिक फील्ड 0, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, एरिया वेक्टर ऐसे, और ये अपना मैग्नेटिक मोमेंट, ये फ्लक्स 0 हो गया। अरे ये और ये के बीच में ये। अब क्या होगा फाइनली? अब ऐसे होगा, ऐसे होगा तो ऐसे होगा तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन ऐसे है। अब जैसे जाएगा तो अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की बढ़ेंगे और हमारा जो एरिया वेक्टर आ रहा था मैग्नेटिक मोमेंट वो ये वाला आ रहा था, वो हम बाद में देखते हैं, पहले ये देखते हैं। तो यहाँ अंदर वाले बढ़ेंगे तो करंट कैसा आएगा? तो इसको अपोज करने के लिए ऐसा आएगा, ऐसा आएगा। यानी जो हमने एरिया वेक्टर मान रखा था, मतलब पहले वाला मैग्नेटिक मोमेंट वेक्टर आया था वो ऐसा आया था, वो वैसे ही आता रहेगा लगातार। लगातार ऐसे ही आता रहेगा। और ये वाला ओरिजिनल वाला, ये मैग्नेटिक मोमेंट जो इंड्यूस करंट की वजह से आया। तो यहाँ से यहाँ जब पहुँचेगा, देखते हैं कैसा है ये लास्ट पॉइंट। यहाँ से यहाँ जब पहुँचेगा तो होगा क्या, ये वाला, ओ सॉरी ऐसे नहीं पहुँचेगा, ये पहुँचेगा ऐसे। हमारा ओरिजिनल ये वाला है ना, ये ऐसे ही हो जाएगा, वापिस ये वाला केस आ जाएगा, ये पूरा घूम गया ये। ऐसे है, ऐसे ले। तो ये हो गया हमारा एरिया वेक्टर, और जो एम वेक्टर आएगा वो ऐसा आएगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड ऐसा है। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड 0 थी, यहाँ पे अगर ध्यान से देखें तो मैग्नेटिक फील्ड 0 थी, और यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रही है, यहाँ वाली मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रही है। तो इसके लिए अपोज में करंट ऐसा आएगा, ऐसा आएगा। अब देख लेते हैं पी क्यू आर एस अपना, ये है ऐसे था, ये रहा पी पॉइंट, ये रहा एस पॉइंट, ये रहा, और ये घूम के ऐसे हो गया, है ना। ये वाला पी पॉइंट, ये वाला ये घूम के ऐसे हो गया। तो यहाँ हो गया पी पॉइंट
और यहाँ हो गया एस पॉइंट, यहाँ हो गया पी पॉइंट, यहाँ हो गया एस। तो ये वाला हो गया पी, ये हो गया एस, और पी के नीचे है क्यू, पी के नीचे है क्यू, पी के नीचे क्यू और एस के नीचे आर। तो ये वाला पॉइंट हो गया। अब डायरेक्शन देखो, अब डायरेक्शन देखो, बताओ कहाँ से कहाँ डायरेक्शन। पी से एस, एस से आर, आर से क्यू, क्यू से पी। यहाँ पे देखो पी से एस, पी से एस, डायरेक्शन चेंज नहीं हुई क्योंकि हमारा मैग्नेटिक एरिया वेक्टर तो वही रहा, जो हमारा आया तो मैग्नेटिक मोमेंट वेक्टर वही तो रहा सेम, ये रहा। यहाँ से यहाँ तक सेम डायरेक्शन रही और यहाँ से यहाँ तक सेम डायरेक्शन रही। यहाँ पर बदली है, जो डायरेक्शन बदली है जस्ट यहाँ पर तो पॉजिटिव और जस्ट यहाँ पर वही नेगेटिव। और वैल्यू भी बदलती रहती है। वैल्यू क्यों बदलती रहती है वो आपको देख लिया। स्लोप है, स्लोप है, ये कितना स्लोप है, जीरो स्लोप है, जीरो स्लोप है तो यहाँ पर करंट आएगा जीरो। यहाँ पर मैक्सिमम स्लोप है, यहाँ पर स्लोप मैक्सिमम है तो करंट आएगा मैक्सिमम। फिर से स्लोप जीरो हो गया, चेंज बहुत कम होगा, फिर जीरो। स्लोप मैक्सिमम, स्लोप जीरो, ऐसे, ठीक है। तो ये है पूरी कहानी, ये है पूरी कहानी। तो ये हो गया टाइम बराबर 2 पाई, ठीक है। और दिस इज एंगल, अगर एंगल की बात करें तो एंगल है पाई। तो ये है पूरा हाँ। तो अब मैं बताओ, अब ये वाला पूरा टॉपिक सबके सामने बताता, सो जाते सब है ना। लिख लो जल्दी से, फोटो वोटो खींच लो इसकी, सब सो जाते सर आप स्कूल में भी ऐसे समझाते हैं? स्कूल में कंसेप्ट पूरे बताता हूँ, क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं कराते कि ऐसे ही समझाते हैं? कैसे, मतलब जैसे हमें समझाया है ये वाला हाँ। ये वाला थोड़ी समझाऊंगा मैं स्कूल में, मैं तो डायग्राम बना के छोड़ दूंगा। ये अब जैसे आपने कल वो भी समझाया था एसी जनरेटर वाला, हाँ हाँ हमें जैसे समझाया था ऐसे ही। हाँ ऐसे स्कूल में वो चल रहा है, बिल्कुल उल्टा। स्कूल में टॉर्क वाला चला है अभी पूरा, ऐसे समझाया। अभी कल मैं एनिमेशन भी दिखाऊंगा टॉर्क के, वो वाला हमारे स्कूल में आज सर ने वही बना दिया था एसी जनरेटर वाला डायग्राम। ये चालू किया था नहीं किया था आज सर ने एसी जनरेटर नहीं चलने का। मैग्नेटिक उसमें ना एनसीईआरटी निकाल दो मुझे। हाँ मैग्नेटिक उसमें हाँ हाँ टॉर्क वाला टॉपिक चल रहा था, सर ने वही डायग्राम बनाया था मैग्नेटिक उसमें टॉर्क वाला। हाँ हाँ सर ने एसी जनरेटर वाला डायग्राम बना दिया था, एसी जनरेटर वाला डायग्राम। हाँ हाँ जैसे कल आपने बनाया था। हाँ और जैसे आपने समझाया था ना कि ये एक्सटर्नल बंडल से, सर तो जब क्या कहीं बोले जा रहे थे सर कि करंट आ रहा है ये उससे घूम रहा है। भाई वो जब तक तुम एनिमेशन नहीं दिखाओगे ना उसकी, वो समझ नहीं आता बिल्कुल भी। वो वाला पूरा जो टॉपिक है गैल्वेनोमीटर वाला, हाँ बिल्कुल समझ नहीं आ सकता एनिमेशन। कल मैं इनको एनिमेशन दिखाऊंगा, मैं निकाल के रख रहे थे वो, अभी तो क्लास में पता नहीं उस एनिमेशन से ही समझ आता है। एनिमेशन से बच्चे भाई ऑनलाइन कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं ऐसे, स्कूल का तो बहुत ही अलग सिस्टम। और वैसे 70-80 बच्चे नहीं समझ सकते, उसके लिए चाहिए एनिमेशन, बहुत टफ होता है उसमें। तो एक क्वेश्चन है इसका, इसी टॉपिक का क्वेश्चन है, इसी टॉपिक का एक क्वेश्चन है एनसीईआरटी का अपना। ये है क्वेश्चन नंबर हाँ, ये है क्वेश्चन नंबर 6.6, क्वेश्चन नंबर 6.6, ठीक है। ये लिख लो जल्दी से, फोटो खींच लो इसकी, मिटा दो, देख लो। देख यहाँ से यहाँ तक ही हुआ, ठीक है, मिटा दे। फिजिक्स इसलिए पढ़ाने टफ होती है क्योंकि इसमें ना डायग्राम समझाना बहुत, और ऊपर से डायरेक्शन समझाना है, तो कोई देता है, इसलिए फिजिक्स तीनों सब्जेक्ट में पढ़ाना टफ होता है। मतलब फिजिक्स वाले को बहुत मेहनत करनी पड़ती है पढ़ाने के लिए। केमिस्ट्री में इतना नहीं रहता, उसमें मैकेनिज्म वगैरह रहती है, हाँ यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ गया, ये हुआ, वो कहानी बतानी पड़ती है। मैथ में स्टोरी समझानी। इसमें तो अब तुम्हें 4th चैप्टर का पूरा आना चाहिए, टॉर्क का कंसेप्ट याद होना चाहिए कि टॉर्क की डायरेक्शन कैसे होते हैं, 3 डायरेक्शन 4 बहुत टफ होता है। हाँ इसका देखो क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम्पल नंबर 6.6। क्वेश्चन कह रहा है एक सर्कुलर कॉइल है,
हमने रेक्टेंगुलर कॉइल ली थी, इसने सर्कुलर कॉइल लिया। मोबाइल यूज कर लेना, ठीक है, ताकि हम मेन कंसेप्ट समझ सकते हैं इसको। क्वेश्चन में क्या कंसेप्ट है। रेडियस है 8 सेंटीमीटर, रेडियस है 8 सेंटीमीटर, जिसके पास नंबर ऑफ टर्न्स हैं 20, नंबर ऑफ टर्न्स हैं 20। वही कॉइल ऐसे है, इसका वर्टिकल डायमीटर है, उसके बाद घूम रहे हैं ऐसे, ऐसे कॉइल पर सर्कुलर मान लो इसको, तो सर्कुलर मानोगे तो एक डायमीटर होगा ऐसे, इसका ये वर्टिकल डायमीटर होगा, मान लो ये सेंटर है, तो ऐसे 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 है ना, ऐसे 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 जो है। वर्टिकल एक्सिस। हाँ, ये वर्टिकल एक्सिस, इसको डायमीटर बोल देते हैं, ये डायमीटर ही तो वर्टिकल डायमीटर। एक हो गया हॉरिजॉन्टल डायमीटर, ठीक है, हॉरिजॉन्टल डायमीटर के अबाउट घूमती तो ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, ये ऐसे घूमती, ये वर्टिकल डायमीटर है। अब ये पूरा टॉपिक जो पढ़ा है इसमें बहुत हाई फोकस चाहिए, समझ ही नहीं आता नहीं तो। हाँ, बहुत ज़्यादा, मतलब कोई याद रखना पड़ता है, तो एरिया वेक्टर क्या माना था, वो माना था, तो PQRS नाम वगैरह सब कुछ, ठीक है। इज रोटेटेड अबाउट वर्टिकल डायमीटर विद एंगुलर स्पीड, एंगुलर स्पीड दे रखी है 50 रेडियन पर सेकेंड, ओमेगा दे दिया, ठीक है। इसके बाद क्या, इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू दे दी, B बराबर 3 × 10⁻² टेस्ला। ऑब्टेन द मैक्सिमम एंड एवरेज EMF, ऑब्टेन द मैक्सिमम एंड एवरेज EMF, एवरेज EMF यानी ये मैक्सिमम एवरेज होता है, मैक्सिमम EMF होता है E0, मैक्सिमम EMF क्या होता है E0, और वो होता है NBA ओमेगा, और एवरेज EMF मैंने तुम्हें बता दिया था NBA ओमेगा अपॉन √2, ये कल बताया था। एवरेज EMF PRMS बोला था मैंने, रूट मीन स्क्वायर, ये हम नेक्स्ट चैप्टर में डिराइव करेंगे इसका फॉर्मूला, ठीक है। ये हो गया, ये निकालना है हमें, ये फाइंड आउट करना है, ये फाइंड आउट करना है। आगे क्या कह रहा है, इफ द कॉइल का रेजिस्टेंस, कॉइल का रेजिस्टेंस दे रखा 10 ओम, देन फाइंड द कैलकुलेट द मैक्सिमम करंट एंड एवरेज करंट। भाई आई नॉट निकालना है, मैक्सिमम करंट जो कि हो जाएगा NBA ओमेगा अपॉन R, और IRMS हो जाएगा जो I0 अपॉन √2, I0 की वैल्यू आई है वो निकल जाएगी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। फिर उसके बाद पूछ रहा है एवरेज पावर लॉस इन जूल्स हीटिंग, जूल्स हीटिंग यानी जूल्स हीटिंग, एक्चुअल में करंट की वैल्यू देखो लगातार बढ़ रही है, घट रही है, बढ़ रही है, घट रही है, बढ़ रही है। अब ऐसे थोड़ी क्या हो गए कि T = 0 पे सेकंड पे 0 करंट था, फिर 2 एम्पियर हो गया, फिर 0 हो गया, वैसे थोड़ी बोलोगे, क्या बोलोगे, एक एवरेज वैल्यू निकालोगे इसकी, उस एवरेज वैल्यू को ऐसे निकालते हैं I0 अपॉन √2, मैक्सिमम वैल्यू लो, मैक्सिमम वैल्यू यानी 2 एम्पियर डिवाइड बाय √2 कर दो, वो एवरेज वैल्यू आएगी। इसका डेरिवेशन हम नेक्स्ट चैप्टर में करेंगे कैसे आती है RMS वैल्यू। फिर उसके बाद आता है पावर लॉस बताना है, पावर लॉस। अब मैं इसमें एक और चीज जोड़ देता हूँ, पावर लॉस क्या होगा, पावर लॉस क्या होगा भाई, ये करंट मिल रहा है, ये करंट मिल रहा है, और उस करंट को तुमने कोयल में दौड़ा रखे, अरे कोयल भी कर रहा है तो PQRS कोयल है, उस कोयल में आ रहा था, उस कोयल में मान लो रेजिस्टेंस आ रहा है, उसमें आ रहा था, कितना पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा था E, करंट कितना आ रहा था I, तो पावर लॉस होता है VRMS × IRMS, ये होता है पावर लॉस। भाई अभी तक हम सिंपल पावर लॉस लिखते थे V × I, V²/R, हाँ VI लिखते थे, VI, अरे 3 फॉर्मूले थे, I²R, V²/R और IR, हाँ VI है ना, ये थे पावर लॉस के फॉर्मूले, 3 थे। तो पावर लॉस का ये वाला फॉर्मूला यूज होगा, कौन सा, ये वाला, कोई नहीं, VRMS निकल गया IR से, ठीक है। ये पावर कहाँ से आई, मतलब जो करंट के रूप में, जो वोल्टेज के रूप में पावर मिल रही थी वो है, आई कहाँ से, जो हम टॉर्क लगा के रहे थे। तो हमने जो पावर दी वो निकाल सकते हैं, हमने जो पावर दी वो थी, हमने जो पावर दी वो थी, हम जो टॉर्क लगा रहे हैं डिवाइड बाय ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से घुमाने के लिए। अरे तो मैंने तुम्हें पावर फॉर्मूला बताया था, फोर्स इंटू वेलोसिटी, ये था लीनियर पावर, ये एंगुलर पावर है, फोर्स की जगह जाएगा टॉर्क, स्पीड की वेलोसिटी की जगह एंगुलर वेलोसिटी। तो ये जो हमारी टॉर्क पावर थी, ये जो एक्सटर्नल पावर है, ये किसके अगेंस्ट वर्क कर रही है, मैग्नेटिक पावर। तो मैग्नेटिक पावर का फॉर्मूला भी यही होगा, और इसका भी यही होगा, मैग्नेटिक पावर में मैग्नेटिक टॉर्क आ जाएगी, और हमारे वाले पावर में हमारे वाली टॉर्क। अब हमारी वाली टॉर्क कितनी है, हमारी वाली टॉर्क तो उतनी है जितनी मैग्नेटिक टॉर्क है, क्योंकि हम उसके अगेंस्ट वर्क कर रहे हैं, और हमें तो बस चलाते रहना है कांस्टेंट स्पीड से।
कांस्टेंट स्पीड से चलाना है तो एक्सटर्नल टॉर्क और मैग्नेटिक टॉर्क दोनों इक्वल और अपोजिट होने चाहिए। ठीक है, याद करो वो क्या बोल रोटेशनल ईएमएफ, सॉरी मोशनल ईएमएफ, एक्सटर्नल फोर्स लगाते थे ऐसे और इसमें मैग्नेटिक फोर्स लगता था पीछे। अगर इसको सेम स्पीड से चलाना है तो एक्सटर्नल फोर्स मस्ट बी इक्वल टू मैग्नेटिक फोर्स, तभी तो सेम स्पीड से चलता रहेगा। तो बस हमारा वाला टॉर्क और मैग्नेटिक टॉर्क दोनों बराबर होने चाहिए। तो इसलिए पावर जो आ रही है मैग्नेटिक पावर तो उसमें कन्वर्ट हो जा रही है इलेक्ट्रिक पावर में, तो यहाँ से ये निकाल लोगे। ये कैसे निकालोगे? टॉर्क। अब टॉर्क की वैल्यू तो हमें पता ही नहीं है, लेकिन हमें पता है NIA ओमेगा। अरे ये तो हमें पता है टॉर्क की वैल्यू तुम्हें याद है MB sin थीटा। अरे इस वाले में MB sin थीटा, M को लिखते थे NIA, टॉर्क क्या होता था MB sin थीटा। ये टॉर्क का फॉर्मूला, मैग्नेटिक टॉर्क का फॉर्मूला, क्योंकि जो हम टॉर्क कर लगा रहे हैं वो मैग्नेटिक टॉर्क के अगेंस्ट वर्क कर रहे हैं। हम जो टॉर्क लगा रहे हैं वो किसके अगेंस्ट वर्क कर रहे हैं? मैग्नेटिक टॉर्क। तो हमारे एक्सटर्नल टॉर्क तो हमें नहीं पता ना, हम कितने हाथ से कितनी जान लगा रहे हैं, हमें फोर्स कितना है वो नहीं पता है। हम तो मैग्नेटिक टॉर्क निकाल सकते हैं, वो होता है MB sin थीटा। M की वैल्यू क्या होती है? N नंबर ऑफ टर्न्स, I यानी वो इंड्यूस करंट जो आ रहा था, वो इंड्यूस करंट ये रहा इंड्यूस करंट, जिसकी वैल्यू होती है I नॉट sin ओमेगा t। ये रहा इंड्यूस करंट NI। ये चेंज हो रहा लगातार, तो टॉर्क भी चेंज हो रहा लगातार, यानी पावर जो हम दे रहे हैं वो भी लगातार चेंज हो रही है। MN हो गया NIAB sin, और थीटा की जगह लिख सकते हैं ओमेगा t। ठीक है, NIAB, I की वैल्यू कितनी है? I नॉट sin ओमेगा, बताओ I की वैल्यू कितनी है? I नॉट, NAB अलग रख दो और I की जगह दो I नॉट और एक ये पे साइन स्क्वायर ओमेगा t। ठीक है, I नॉट की वैल्यू कितनी है? NBA ओमेगा अपॉन R। I नॉट, हाँ ये मैंने लिखा था ना सारे, ये I नॉट है। हाँ ये वाला I नॉट है, मतलब साइन ओमेगा t। हाँ ये वाला I नॉट कितना है? NBA ओमेगा अपॉन R, ये I नॉट है। तो मैं यहाँ रखता हूँ, देखो यहाँ पे ये हो गया NB, जैसे वहां पे मोशनल ईएमएफ में आया था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, वैसे यहाँ आएगा NBA है और I नॉट की वैल्यू हो गई NBA ओमेगा अपॉन R इंटू साइन स्क्वायर ओमेगा t। ठीक है, ये वाला थीटा क्या था? MB sin थीटा। ओके, कोई दिक्कत नहीं। ये हो गया N स्क्वायर B स्क्वायर A स्क्वायर ओमेगा अपॉन R, या फिर साइन स्क्वायर ओमेगा t इंटू ओमेगा। ठीक है, ये हो गया टॉर्क। टॉर्क को MB sin थीटा, ओमेगा रख दिया हमने। टॉर्क को MB sin थीटा, टॉर्क की वैल्यू मैंने MB sin थीटा रखी और ओमेगा भी तो था। फिर हो गया M की वैल्यू रख दिया NIA, M की वैल्यू क्या रखी? NIA और B sin थीटा, और थीटा की जगह पे ओमेगा t और एक ओमेगा भी था। फिर कह रहा NAB, ये रख दिया और I की वैल्यू जो इंड्यूस करंट आ रहा है वो रख दी, I इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा t। तो I की वैल्यू क्या रखी? I नॉट साइन ओमेगा t, और साइन ओमेगा t पर और इंटू में ओमेगा भी है, तो ओमेगा भी यहाँ पर रख देते हैं। तो अब मैंने यहाँ पर NBA I नॉट की वैल्यू रख दी है ना, यहाँ पे ओमेगा रख देते हैं, ये वाला ओमेगा यहाँ रख दिया है ना, और ये हो गया I नॉट की वैल्यू रख दी NBA ओमेगा बाय R इंटू साइन स्क्वायर ओमेगा t। तो यहाँ आ गया ओमेगा ये हो गया। ठीक है, अच्छा NBA ओमेगा है कितना? NBA ओमेगा है कितना? E नॉट है, E नॉट हमारा है NBA ओमेगा, तो मैं रखूंगा E नॉट का स्क्वायर अपॉन R साइन ओमेगा, साइन स्क्वायर ओमेगा t। ये हो गया। ओके, इसके बाद ऐसा कर लेते हैं, E नॉट साइन ओमेगा t लिख दें और I नॉट साइन ओमेगा t रख दें। ये कैसे करा भाई? ये ऐसे करा, E नॉट को मैंने लिख दिया E नॉट इंटू E नॉट, एक E नॉट तो यहाँ रख दिया साइन ओमेगा t, एक साइन ओमेगा t यहाँ, और E नॉट अपॉन R को रख दिया I नॉट साइन ओमेगा t। E नॉट दो है ना, एक E नॉट तो अकेला साइन ओमेगा t और दूसरा E नॉट अपॉन R, ये हो जाएगा।
तो ये क्या हो गया, ई इंटू माई, ये क्या हो गया, ये ई हो गया, ई इंटू वाई हो गया। अरे ई की वैल्यू ई नॉट साइन ओमेगा टी, आई की वैल्यू आई नॉट साइन ओमेगा टी, तो ई इंटू वाई। और जो हमारा पावर मिल रहा है, और जो हमारी पावर मिलेगी यहाँ पर, वो भी तो ही मिलेगी, ई इंटू वाई। और जो हम दे रहे हैं पावर टॉर्क लगाकर, वो भी हम इतनी दे रहे हैं, जितनी पावर हम दे रहे हैं उतनी पावर हमें मिल रही है। हमने ये देखो फॉर्मूला कहाँ से लगाया, टॉर्क और ओमेगा से लगाया, और वहां से ये देखो ये बराबर। और अगर मैं टोटल पावर करूँ तो इसका इंटीग्रेट वगैरह करके पूरी उसके लिए 0 से 2 पाई, वहां से आ जाएगा आंसर। तो ये निकाल लोगे, ये निकाल लोगे, यहाँ से जो पावर आएगी वो वही आएगी जो हमने पावर दी है। तो ये कंजर्वेशन मैकेनिकल एनर्जी है, वो टॉर्क लगाता रहा था, उसके अगेंस्ट हम बोल सेम टू सेम डेरिवेशन वहाँ कराई थी मोशनल ईएमएफ, चेक कर सकते हो। मोशनल ईएमएफ देखो पावर का फॉर्मूला ड्राइव कराया था। तो इसकी जो पूरी वो है ना, मैं भेज दूंगा तुम्हें पर्सनली, ठीक है। ये वाली जो भी लिखवाई है फोटो भेज लो, फिर भी मैं ढंग से भेज दूंगा इसको, इस वाले उसको मुझे याद दिला देना, ठीक है। इसको मोशनल ईएमएफ देखो, मोशनल, इसको बंद कर दो।